Hello guys, I am Raj sir. I welcome you all to HK classes. Okay, today's topic is about types of banks. तो आज का जो टॉपिक है वो हम हिंदी में डिस्कस करेंगे और ये स्पेसिफिकली पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप करेगा टाइप्स ऑफ बैंक्स को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो लेट अस बिगिन। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मैं हूँ हेमराज काबलिया, BE मैकेनिकल, यूनिवर्सिटी टॉपर, टैक्सेशन लॉ, मोटिवेशनल स्पीकर, I am good in public relation and public speaking, and here are my interests. Okay, so चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर अप किया था? एक यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स। तो बैंक की इवोल्यूशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ओन किया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर उसके हेड थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था बैंक ऑफ कलकत्ता के बारे में, जो कि फॉर्म हुई थी 1809 के अंदर। देन वी गो, उसके बाद में हम आगे बढ़े थे बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे के बारे में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से धीरे धीरे करके बैंक के नेशनलाइजेशन की ओर हम बढ़े थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था बैंक ऑफ मद्रास। आपने एक बार ध्यान दीजिए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीनों की जो पोर्ट सिटीज है, कौन सी सिटीज है? पोर्ट। बस इस बात को ध्यान में रखिए। आगे लेक्चर में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पोर्ट सिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1865 के अंदर बैंक ऑफ इलाहाबाद। बैंक ऑफ इलाहाबाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट कमर्शियल बैंक था, फर्स्ट कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा, बैंक्स इन इंडिया के बारे में, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स ऑफ बैंक, सबसे पहला जो बैंक आता है वो शेड्यूल्ड बैंक्स का, दूसरा जो टाइप आता है वो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का, और तीसरा है डेवलपमेंट बैंक्स का। एक ब्रॉडर वे में हम लोग कवर अप करेंगे। ब्रॉडर वे में इसी तरीके से डिवीजन होता है, कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स की। तो शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं ये आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1935 का जब आरबीआई का फॉर्मेशन होता है, आरबीआई का, तो आरबीआई के उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ऐसी पावर्स आरबीआई को दी जाती है कि जिससे वो कई अदर बैंक्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में बैंक का नेशनलाइजेशन होता है कई सारे। उसके बाद में आरबीआई की उन पर और भी ज्यादा पकड़ मजबूत हुई। कुछ बैंक्स होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कई ऐसे बैंक होते हैं, जैसे सीडीसीसी चंद्रपुर के अंदर हमारा एक बैंक है, तो इनके ऊपर डायरेक्ट आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। तीसरे होते हैं डेवलपमेंट बैंक, जैसे नाबार्ड, नाबार्ड जैसे सिडबी, है ना। तो ऐसे बैंक जो कि अलग अलग फील्ड रिलेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे सिडबी एक अलग फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसे जो बैंक्स होते हैं ये होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बैंक के नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, है ना। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द रीजंस। तो इसके पीछे रीजन ये है कि इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स के समय ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन वो नॉन इंक्लूसिव थी। नॉन इंक्लूसिव मतलब जैसे कि समझिए रिच और पुअर, है ना। तो इनके अंदर जो इनकम का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इनकम, वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, कम होना चाहिए। तो उसे कम करने के लिए क्या जरूरी है कि बैंक्स सभी को लोन दे और बराबरी के हिसाब से दे, है ना। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। वैसा क्यों नहीं हो रहा था उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। दूसरा रीजन है रीजनल डिस्पैरिटी। गांधी जी का यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है, उसके लिए कारण है।
गांधी जी का कहना था कि मेरा जो भारत है वो असल में ग्रामीण इलाकों में बसता है। तो असली भारत जो है, जिसकी 68 टू 70% जो आबादी है वो हमको को गाँव में देखने को मिलेंगी। 1 लाख से 1 लाख से भी कई हजार, 1 लाख कई हजार गांव हमें भारत में देखने को मिलते हैं, 1 लाख से भी ज्यादा। तो उन जो गाँव में असल में कई सारे पुअर सिटीजन्स रहते हैं, तो उन तक बैंक की फैसिलिटीज को पहुंचना जरूरी है। जैसे लोन्स हो गया और बाकी सब हो गया, तो वो जैसे जमींदार और उस समय जो हुआ करते थे, तो उनके चंगुल से बचाने के लिए भी ये काफी जरूरी था, जो कि नहीं हो पा रहा था समहाउ। तो ओवर रीच ऑफ बैंक भी था। जैसे कि अगर बैंक किसी ग्रामीण इलाके में, समझिए, जाकर के अपनी ब्रांच खोल भी दे, तो उनका जो वर्किंग स्टाफ है वो भी वहां पे जाकर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं रहता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि ओवर रिच था। और बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था, जो मुझे लगता है कि प्रॉफिट मेकिंग। कई सारे बैंक्स, एक सेकंड, कई सारे जो बैंक्स है उनका यही परसेप्शन रहा था आजादी के पहले कि प्रॉफिट मेकिंग करनी है ना। तो प्रॉफिट मेकिंग के बेसिस पे ये लोग काम करते थे। तो प्रॉफिट मेकिंग अगर करनी है तो रिच पर्सन को ज्यादा लोन दिया जाता था, है ना। तो रिच को ज्यादा अगर लोन देंगे तो पुअर तो और पुअर होता जाएगा ना। तो इसी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे जाके पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लाया। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने बात की थी रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में। तो अभी मैं आपको ठीक से समझाता हूँ उसके विषय में कि क्या है रीजनल डिस्पैरिटी। तो सबसे पहले जब कॉलोनियल पावर्स हमारे इंडिया में आए थे, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले पोर्ट सिटीज को कैप्चर किया। किन सिटीज को? पोर्ट सिटीज। वाई? क्योंकि पोर्ट सिटीज देखिए आप, जैसे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, है ना। जैसे गुजरात के अंदर कुछ सिटीज हो गए, यहाँ पर महाराष्ट्र में हमारे मुंबई हो गया। तो इन पोर्ट सिटीज को इन्होंने कैप्चर किया, इन यूरोपियंस ने, क्योंकि इनके लिए आसान था, इट वॉज इजी। और साथ ही साथ इट वॉज हेल्पफुल, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो होती है पास्ट टाइम से, वो सी रूट से ज्यादा होती है ना। तो उसलिए भी वो काफी इम्पोर्टेंट था। तो ये था रीजन कि रीजनल डिस्पैरिटी यही कारणों से बढ़ी कि पोर्ट सिटीज तो काफी हद तक डेवलप हो गए, लेकिन कई सारे इंटीरियर जो इलाके थे जहां पर ग्रामीण भारत बसता है, उन तक डेवलपमेंट कभी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब फेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन किया गया बैंक्स का, तो एकदम से पूरा नहीं किया गया, उसके कुछ फेजेस थे। तो फेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन क्या हो सकते हैं? तो पहले फेज में, जो कि हुआ था 1969 के अंदर, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। इन 14 बैंकों की लिस्ट मैं आपको आगे चल के प्रोवाइड कर दूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन फिलहाल इस नंबर को आप ध्यान में रखिए। 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया कब? 1969 के अंदर। इससे क्या हुआ कि आरबीआई की पकड़ इन पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, फर्म हो गई। तो इससे क्या हुआ? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग काफी हद तक बढ़ गई, है ना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि आपको ये बात समझनी होगी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि रिच और पुअर के बीच में जो इनकम गैप है उसे हटाया जा सके। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि सेकंड फेज का कि 1980s में 6 बैंकों को और से नेशनलाइज किया गया। तो इन 6 बैंकों की भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से तकरीबन 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग शेड्यूल बैंक्स के सिर्फ टाइप्स को पढ़ेंगे।
उसके बाकी के जो दो टाइप्स है, नॉन शेड्यूल बैंक्स और साथ ही साथ डेवलपमेंट बैंक, उन्हें हम अगले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेड्यूल बैंक्स के अंदर जो टाइप आता है वो है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके अलावा नेशनलाइज बैंक, जो कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में नेशनलाइज किए गए थे 1969 में और ये 1980 में। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। कोऑपरेटिव्स में आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर डीपीएसपी के अंदर इसके रिलेटेड बातें की गई है कोऑपरेटिव से, तो वो भी शेड्यूल बैंक्स का हिस्सा है। और कमर्शियल बैंक्स में भी कई स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने वाले बैंक्स भी इसमें आते हैं और कुछ अदर बैंक्स भी इसमें कवर अप होते हैं। ठीक है, तो अब तक का जो लेक्चर हुआ उसमें हमने जिन टॉपिक्स को कवर अप किया वो इस प्रकार से थे कि सबसे पहले हमने देखा कि बैंक्स के टाइप्स क्या है, फिर उनके अंदर हमने नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा, रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने पढ़ा है शेड्यूल बैंक्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अब हम क्या कवर अप करेंगे, पार्ट 2 जो इसका आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इसका पार्ट 2 आ जाएगा आफ्टर ट्यूसडे तक, और ट्यूसडे को डेट होंगी अराउंड 24 नवंबर को इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉन शेड्यूल बैंक्स उसमें कवर अप करेंगे, डेवलपमेंट बैंक्स को कवर अप करेंगे और साथ ही साथ उनके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कवर अप करेंगे। इसके अलावा बैंक्स के लिए सेवा सबसे बड़ी है या मुनाफा, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर में आपको हर बातें ठीक से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो फिर आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सभी का धन्यवाद। ये मेरी फेसबुक लिंक यहाँ पर दी हुई है, मुझे फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा नाम हिमराज कौबलिया। आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।